electoral bill. It's against the federalism of our nation. पहले से ही ये परंपरा थी। हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय, अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। प्रधानमंत्री जी की मंशा को जो कैबिनेट में उन्होंने कहा था, माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा। अलग अलग सुर में सुनाई दे रहे वकालत और खिलाफत की ये बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी 3.0 ने मंगलवार को संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल पेश कर दिया है। मोदी 3.0 की सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए 2 बिल पेश किए। अब बिल पेश हुआ तो विपक्ष का हंगामा करना पहले से ही तय माना जा रहा था और हुआ भी यही। लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, बात वोटिंग तक पहुंची और इसके बाद ये बिल सदन में पेश हो सका। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल सदन में पेश करने का प्रस्ताव किया। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्ष की पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। फिर ये बिल वोटिंग के बाद पेश हुआ और इसके बाद जेपीसी को भेज दिया गया। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19. Honorable Speaker sir. एक मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill. Thank you. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2 बार में जिन 2 अलग अलग बिलों को पेश किया, ये वही बिल है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करने का रास्ता साफ करेंगे। पहला बिल है संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। इसी को लेकर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। वोटिंग में इसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला, पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। वोटिंग के ये जो नतीजे आए, इस पर विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई क्योंकि ये संसद में पहली बार था जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हो रही थी। अब जब विपक्ष हंगामा काटने लगा तो गृह मंत्री अमित शाह बोल पड़े और पर्ची से वोट कराने की बात कही। क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। इसके बाद दोबारा पर्ची से वोटिंग शुरू हुई तो वोटिंग ज्यादा हुई और नतीजे भी सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा आए। इसमें 467 सदस्यों ने वोट डाला, पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। अब बिल सदन में जैसे ही पेश हुआ, कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध करने लगे। समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए
संविधान संशोधन बिल लाए हैं। बिल के समर्थन और विरोध की बात करें तो बिल के समर्थन में बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, बीआरएस, एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियां रहीं, तो वहीं विरोध में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, एनबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार, डीएमके, एआईएमआईएम पार्टियां शामिल रहीं। दूसरी तरफ अब चर्चा उस गणित की भी शुरू हो गई है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा। दरअसल मामला बहुमत के खेल का है, आप भी इसे समझिए। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, जिसमें से एनडीए के पास 292 सदस्य हैं, जबकि बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, यानी 362 लोगों के समर्थन की जरूरत होगी। उस हिसाब से 70 वोट कम है। जबकि राज्यसभा की बात करें तो कुल सदस्य 245 है, जिनमें से एनडीए के पास 112 सदस्य हैं, जबकि बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी 164 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। इस हिसाब से 133 वोटों की कमी दिख रही है। ये गणित शायद विपक्षी गठबंधन के मन में भी चल रहा है, तभी तो इस बिल पर सरकार के हर प्रयास का विरोध विपक्ष कर रहा है। मंगलवार को जब सदन में बिल पेश हुआ तो अंदर भी इसका उदाहरण देखने को मिला और सदन के बाहर भी। कांग्रेस ने इस विरोध में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने इस पर तथ्यों के साथ पलटवार किया। भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को और ये ताकत देना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग जहां पर कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं, वो चुनाव आयोग जिसकी कमिश्नर्स की नियुक्ति में पूरा प्रधानमंत्री खुद देखते हैं। तो इस प्रकार की गैर संवैधानिक बिल का आज हमने विरोध किया। नहीं, ये कैसे एंटी डेमोक्रेटिक है, कैसे एंटी फेडरलिज्म है। इसके पहले भी 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो चुका है कि पहले से ही ये परंपरा थी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया ताकि ये बाध्यता हो जाए, क्योंकि उसके बाद की जो परंपरा हुई, जो मध्यावधि चुनाव ये वो, इसके कारण वो पूरा चेन गड़बड़ा गया। विपक्ष इस बिल को लेकर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा है कि ये बिल राष्ट्र की संघवाद के खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे का कोई तर्क विपक्ष नहीं दे रहा है। सदन के बाहर प्रियंका गांधी ने भी यही बात दोहराई तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष से इस पर सवाल पूछ लिया। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ? ये बताएं तो, कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं? आजादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे, उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव होते हैं, कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? आप आंध्रा का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग जो बोलते हैं क्षेत्रीय दल भी इससे समाप्त हो जाएंगे, आंध्रा में क्या एक क्षेत्रीय दल इस बार जीत कर नहीं आया? टीडीपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया, मुझे लगता है वो अपने में एक ऐतिहासिक बहुमत है, जहां पे लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा गए। तो विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में। कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सरकार सभी दलों की सहमति चाहती है, इसीलिए इसमें इतना वक्त लगा। लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए कमेटी भी बनाई गई, सभी दलों का समर्थन भी लिया गया। यही नहीं, सरकार चाहती तो इस बिल को सीधा पेश करके पारित भी कर सकती थी, लेकिन इस बिल को जेपीसी को भेजा गया ताकि इस पर कोई विवाद न रह जाए। लेकिन विपक्ष इसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव तो इसे कुछ और ही बता रहे हैं। सत्ता ने पलटवार भी किया है। तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम गवर्नर दे दो। लेकिन विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध, हर रिफॉर्म का विरोध, इस मानसिकता के साथ में जो काम करता है, उसने आज एक बार फिर अपनी मानसिकता का परिचय दिया। उन्होंने एडमिशन के स्टेज पर इसका विरोध इस तरह से जिस तरह से किया है, मैं मानता हूं कि ये भारत के विकसित होने की दिशा में लाए गए इस बड़े अधिनियम
बड़े रिफॉर्म का विरोध करके एक बार फिर उन्होंने अपनी मानसिकता को उजागर किया। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत जारी है। सत्ता पक्ष अभी भी विपक्ष को इस बिल को लेकर समझाने की कोशिश ही कर रहा है, इसीलिए बिल को जेपीसी में भेजा गया।